हेलो फ्रेंड्स, समर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल नया है और ये मेरे इस चैनल का पहला वीडियो है, इसलिए मैं कुछ समय लेके आपको बता देना चाहूँगी कि ये मेरा वीडियो किस सब्जेक्ट पे बेस्ड होगा, मैं इसमें क्या बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगी कि ये मेरा वीडियो समाजशास्त्र और सामान्य अध्ययन पे आधारित होगा। समाजशास्त्र के अंतर्गत ये सब्जेक्ट, ये चैनल उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जो ग्रेजुएशन समाजशास्त्र से कर रहे हैं, पीजी समाजशास्त्र से कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बीपीएससी, सीडीपीओ या स्टेट पीसीएस में उन्होंने ऑप्शनल के तौर पे समाजशास्त्र रखा है। यानी अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ऑप्शनल के तौर पे आपने समाजशास्त्र रखा है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमारा मुख्य फोकस बीपीएससी के मुख्य परीक्षा पर होगी। आंसर राइटिंग किस प्रकार से करें और किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछती हैं कि आंसर राइटिंग के क्वेश्चन को मैं रेगुलरली कराऊंगी। तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल के बारे में इंट्रो था, तो मैं बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं इसके अंतर्गत समाजशास्त्र भी पढ़ाऊँगी, तो मेरा पहला वीडियो समाजशास्त्र पे होगा। समाजशास्त्र एक काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है और स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए या फिर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए ये काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है। तो मैं बता देना चाहूँगी कि अगर आप बीपीएससी के सिलेबस को देखें, जो समाजशास्त्र का है, मुख्य परीक्षा का ऑप्शनल के तौर पे जो आप चयन करते हैं, उसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। पहला आप टॉपिक देखिए, जैसे सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरा है समाज के क्षेत्र के पथ प्रदर्शक कौन है। पथ प्रदर्शक कहने का अर्थात है कि इसमें कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने अपना समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके थॉट्स क्या क्या हैं। तो ये हो गया। तीसरा है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन। एक समाज का संरचना किस प्रकार होता है, कितने विभिन्न प्रकार के समाज होते हैं, उनके संगठन के कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, वे किस प्रकार कार्य करते हैं, उनकी अंतर्क्रियाएँ किस प्रकार होती हैं, तो वही हम पढ़ते हैं। फिर चौथा पॉइंट को देखें तो इसमें सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता है। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब है कि समाज किस प्रकार से स्तरों में बटा हुआ है। इसका आधार आप आय के आधार पे ले सकते हैं, मतलब इसका आधार आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है या फिर सामाजिक। जैसे हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था पहले थी, अभी भी है कमोवेश, तो इस तरह से समझ सकते हैं। गतिशीलता मतलब है कि वो किस प्रकार से गति कर रहे हैं, उनके स्टेटस में, उनके स्तर में किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, इसके बारे में। इसके अलावा है ये मेरा पांचवा टॉपिक है, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से है, सामाजिक शिक्षा व्यवस्था है, धर्म है, जनजाति समाज है, फिर है ग्राम व्यवस्था, सामुदायिक विकास, शहरी सामाजिक संगठन, जनसंख्या गतिकी एवं सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण। तो दोस्तों, इसके अलावा दूसरा सेक्शन में हम भारतीय समाज को पढ़ते हैं। भारतीय समाज, सामाजिक स्तरीकरण, परिवार, विवाह एवं संगोत्रता, आर्थिक प्रणाली, ये सब इसके सब्जेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि पहला जो बीपीएससी का टॉपिक है समाजशास्त्र के अंतर्गत, उसमें हमें पहले टॉपिक में हमें पढ़ना है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। जैसे हम पीछे अगर जाके देखें तो पहला आता है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। इसमें पहला सब टॉपिक आता है समाजशास्त्र का आविर्भाव, मतलब समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार वह अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये समाजशास्त्र जो विषय है वो कोई प्राचीन विषय नहीं है, ये काफ़ी नया विषय है जो लगभग 1838 के आसपास अस्तित्व में आया। तो समाजशास्त्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समाजशास्त्र कहते किसे हैं। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, एक समाज और दूसरा शास्त्र।
मतलब वैसा सब्जेक्ट, वैसा विषय जिसके अंतर्गत हम समाज को, समाज के संबंधों को काफ़ी व्यवस्थित तौर पे पढ़ते हैं, तो वे समाजशास्त्र कहलाते हैं। एक सामान्य सी इसकी परिभाषा है। ऐसे तो अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरह से समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है, अतः इसके अंतर्गत कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। तो हम समाजशास्त्र का आविर्भाव पढ़ते हैं। आविर्भाव अर्थात उसका उदय कैसे हुआ। दोस्तों, समाजशास्त्र के उदय में बौद्धिक और सामाजिक दो परिस्थितियां महत्वपूर्ण थी। हालांकि ये दोनों जो परिस्थितियां हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। वहीं इसके इतिहास और यही जो आधार है इसके इतिहास पे प्रकाश डालने के लिए सफिशिएंट है। समाजशास्त्र का उदय यूरोपीय महादेश द्वीप में उस समय हुआ जब वहाँ की जनता सामंतवादी व्यवस्था में थी। दोस्तों, आप लोग सामंतवादी व्यवस्था जानते हैं, जहाँ जमींदारी और उसके अंतर्गत जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय होती थी। तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक एक तरह से शोषित हो रहे थे। तो वहाँ वो सामंतवादी व्यवस्था में असहज, असुरक्षित महसूस करने लगे। साथ ही वह अपनी तात्कालिक परिस्थितियों से निजात पाने का प्रयास करने लगी। पहले तो ये समाजशास्त्र के उदय की पृष्ठभूमि में क्या क्या घटनाएं हो रही थी उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये यूरोप महाद्वीप में इसका प्रारंभ हुआ। जैसे हम लोग जानते हैं कि इसका प्रारंभ जो है इस सब्जेक्ट की जो अवधारणा है वो फ्रांस में डेवलप हुई। अगस्ट कॉम्ट नामक वैज्ञानिक ने इसको परिकल्पित किया। तो ये हमने पढ़ा कि वहाँ पे क्या क्या ऐसी कंडीशन थी। दूसरा है कि ये औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के रूप में सामने जो भी वहाँ पे आर्थिक शोषण हो रहे थे उसके एवज में ये सब जो क्रांति हुई उन ये सब विषयों का, ये सब क्षेत्रों का काफ़ी योगदान रहा, जिससे वहाँ की परंपरागत जो सामाजिक ढांचे थे उसको विस्थापित करने का और अत्यधिक नवीन सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। इन्हीं बदलती परिस्थितियों को समझने के लिए, चूँकि समाज काफ़ी तेज़ी से बदल रहा था और आपको पता है कि सामाजिक फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। तो उसके बाद जो वहाँ पे जो वहाँ के लोगों का सोच था, फ्रांस के लोगों का सोच था कि सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं वे राजा होते हैं या फिर धर्म होते हैं, हमारा जो भी स्थिति है उसके लिए धर्म जिम्मेवार है। लोग तर्कपूर्ण होकर नहीं सोचते थे, तार्किकता नहीं करते थे। तो इसके बाद जब उन्होंने विद्रोह किया, तर्क हुए, तो इस तरह से वहाँ के सामाजिक ढांचा काफ़ी बदला। तो वहीं एक व्यक्ति थे अगस्ट कॉम्ट नाम का। आप कहीं कहीं इनका नाम आपको इंग्लिश में COMTE दिखेगा, इसको कॉम्टे नहीं पढ़ना है, कॉम्ट पढ़ना है। तो वे अगस्ट कॉम्ट वहाँ के एक विचारक ने समाज को काफ़ी सूक्ष्मता से अन्वेषित किया और देखा कि वैसे क्या क्या कारण है जो समाज इतना तेज़ी से बदल रहा है। तो उन्होंने उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ने का प्रयास किया और एक बुक भी रचित की, सोशियोफिजिक्स नाम की उन्होंने बुक की रचना की, जो बाद में उन्होंने नाम उसको बदलकर समाजशास्त्र रखा 1838 में। इसलिए अगस्ट कॉम्ट तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो देखिए, मैंने इसके बाद समाजशास्त्र के उद्भव के क्या क्या कारण थे उसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जैसे आप देख रहे हैं इसके कारण क्या क्या हैं। पहले मैंने इसे ऐतिहासिक कारण, दूसरा बौद्धिक और तीसरा इसका सामाजिक कारण। तो समाजशास्त्र के उद्भव में ऐतिहासिक कारण के अंतर्गत यानी इतिहास में वैसे कौन कौन सी स्थितियाँ थी, एक वाणिज्यिक क्रांति थी, दूसरा वैज्ञानिक क्रांति थी। वही बौद्धिक क्रांति के अंतर्गत हम लोग वैसे रचनाओं, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जिन्होंने जनमानस को तर्कपूर्ण सोचने पर मजबूर किया। काफ़ी बुक लिखे हैं जिन्होंने जनमानस को प्रभावित किया। और तीसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ऐतिहासिक कारण में जैसे यूरोप में 12वीं शताब्दी में हुए वाणिज्यिक क्रांति और 14वीं शताब्दी में हुए वैज्ञानिक क्रांति ने जनमानस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी दयनीय स्थिति में सुधार
राजा या धर्म प्रचारकों की कृपा से नहीं बल्कि स्वयं के प्रयासों से हो सकती हैं। तो ये इसका था वाणिज्यिक क्रांति, क्योंकि हम लोग जानते थे कि वाणिज्यिक क्रांति यानी व्यापार से रिलेटेड जो क्रांति थी, वाणिज्यिक क्रांति के दौरान यूरोप के लोग सिल्क, मसालों और अन्य वस्तुओं के लिए नए जगहों की खोज करते थे, नए जगह जाते थे, तो वहाँ नए व्यवसाय स्थापित हो रहे थे। राज्य समुद्री यात्रा के दौरान व्यापार के नए रास्ते तलाशने लगे, जिससे यूरोप वासियों को बड़ा व्यापार करने एवं आय के नए स्रोत प्राप्त हुए और आर्थिक स्थिति सुधरी। तो जागरूकता बढ़ती है, एक तरह से अवेयरनेस आती है। दूसरा है वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति, नए नए खोज स्टार्ट हुए, नए नए खोज के बाद जो परंपरागत रूढ़ियाँ थी उसको कहीं ना कहीं वैज्ञानिक क्रांति ने, वैज्ञानिक सोच ने, वैज्ञानिक आविष्कारों ने उसको परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया और लोगों को नए सिरे से सोचने का पे बल दिया। वही है वैदिक क्रांति। वैदिक क्रांति में जैसे हम लोग पढ़ा कि हीगल और सेंट साइमन के लेखन है, वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करते हैं। जैसे हीगल ने कहा अपने लेखों के माध्यम से कि चेतना से ही अस्तित्व का निर्माण होता है। अगर हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में अगर हम काफ़ी विचार करते हैं, तर्क करते हैं, तो वही हमारे अस्तित्व के निर्माण में योगदान देते हैं। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह के लेखों ने लोगों को एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया और इस तरह से जो सामाजिक परंपरागत समाज था वो धीरे धीरे बदला। अब सामाजिक कारण के अंतर्गत पढ़ते हैं कि क्या क्या सामाजिक कारण थे। तो उसमें है, हम लोग पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति 1760 में प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति हम लोग जानते हैं कि एक इंजन के आविष्कार से प्रारंभ हुई और उस समय ये जो था परिवहन तक, खनन और कपास तक सीमित था। लेकिन बाद में ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें मशीनों का काफ़ी वर्चस्व हो गया। वे मशीन हमारे जीवन में काफ़ी शामिल हो गए और जब मशीन का आगमन हुआ उद्योग में तो उद्योग विकसित हुआ और उद्योग विकसित होने से शहरीकरण, नगरीकरण और इस तरह से पारिवारिक ढांचा बदलने लगा। लोग पलायन करने लगे, तरह तरह की बौद्धिक सोच विकसित होने लगी और इस तरह से जो परिवर्तन आया तो ये कह सकते हैं कि समाज को बदला और इन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये एक कारण था जो समाज बदला। और समाज बदलने के बाद विचारकों ने ये सोचना प्रारंभ किया कि क्या वो कारण थे जिससे समाज इतनी तेज़ी से बदला, और ये सिस्टमैटिक जब अध्ययन प्रारंभ हुआ तो समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। दूसरा इसी में आता है सामाजिक कारक के अंतर्गत फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति बहुत इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लक्ष्यों के साथ प्रारंभ हुई थी। पहले इस तरह की कल्पनाएं नहीं थी, इस तरह के क्रांति के आधार नहीं होते थे। तो इस तरह से पुराने नियम और विशेषाधिकार जो हैं उसको पीछे छोड़ दिया और सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर कई नई व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, ये इसके कारक थे जिससे समाजशास्त्र का उद्भव हुआ और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको कुछ नए सुझाव इसमें देने हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।